अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे with your family. Today I am starting your new topic, new chapter, that is project risk analysis, which is very important part in your subject. कि आपको ये प्रोजेक्ट रिस्क के बारे में और उसके एनालिसिस के बारे में यू शुड नो हाउ अबाउट इट. ठीक है, आई हैव रिकमेंडेड यू सम बुक्स. ठीक है, जिसमें मैंने प्रशांत चंद्रा को बहुत ज़्यादा जो है वो आपको कहा है कि उससे आप प्रिपरेशन करें. उसकी वजह ये है कि प्रशांत चंद्रा में काफ़ी डीपली जो है वो एक्सप्लेनेशन भी है और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी हैं और आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें. तो होपफुली कि आप सबने उस चीज़ को परचेज कर लिया होगा. नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, दैट इज़ प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस. आपको पता है आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट एंड फिजिबिलिटी. ठीक है, यानी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यानी उस सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करते हो, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट पर्पस के लिए वर्क करते हो और फिर ये देखते हो उसकी डेवलपमेंट से पहले आप ये देखते हो कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल है या फिजिबल नहीं है. उसकी फिजिबिलिटी में एक चीज़ जो हम आपके पास आती है वो आता है रिस्क. हर बिजनेस के अंदर, हर इन्वेस्टमेंट में, हर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट में या अदर देन प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट में आपके पास रिस्क ज़रूर अटैच होता है. ठीक है, आपने जो है वो एक रिस्क जो होता है वो ज़रूर उस चीज़ को फेस करना पड़ता है आप हर स्टेप में आप कह लो. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रोजेक्ट के हवाले से करेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क कौन कौन से आपने पे ऑफ करने होते हैं, कौन से रिस्क देखने होते हैं. और एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखता है और वो प्रॉफिट को ही चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिले, चाहे इसके लिए उसको कुछ ना कुछ रिस्क भी बेयर अप करना पड़े. ठीक है, जाहिर है आप किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़, अनएंटिसिपेटेड चीज़ें जो है वो अपने सराउंडिंग में रखनी पड़ती हैं कि अगर ये चीज़ आपके पास अचानक से आपके प्रोजेक्ट में या आपके इन्वेस्टमेंट में प्रिवेल हो जाती हैं तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस इश्यूज़ और फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. तो आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट के रिस्क होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके एनालिसिस के बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे. ये जो चैप्टर है ये दो आपके पास लेक्चर्स पे बेस होगा. दिस वन इज लेक्चर 1 एंड इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन दिस लेक्चर 2. सबसे पहले प्रोजेक्ट के रिस्क और उसके एनालिसिस करने से पहले यू शुड नो कि व्हाट इज रिस्क. आप क्या समझते हो रिस्क क्या है? रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है. आप कोई भी काम करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के हवाले से या बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपको एक रिस्क माइंड में रखना पड़ता है. ठीक है, लाइक अगर आप अपनी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट कर रहे हो तो आपको ये भी रिस्क रखना है कि अल्लाह ना करे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्लड आ जाता है और कॉटन की फसलें तबाह होना शुरू हो जाएँ या ख़राब होना शुरू हो जाएँ या डैमेज हो जाएँ या कोई भी मसले मसाइल आ जाएँ जिसकी वजह से आपको वो कॉटन की सप्लाई ना कर सके एग्रीकल्चरिस्ट, देन what will you do? You have to face a higher cost or you have to face a burden of loss. ठीक है, तो हमने कहा कि ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने रिस्क ले लिया और मे बी के आपका क्लाइमेट कंडीशन, आपकी टेम्परेचर और आपकी जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर की कॉटन की प्रोडक्शन की वो इतनी ज़्यादा अच्छी है और इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट उसका बहुत एफिशिएंट है कि उसने आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी, जिसकी वजह से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके उसकी क्लॉथ की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लिया. तो ये किस बेसिस पे हुआ? रिस्क के बेसिस पे कि रिस्क आपके पास था कि आप ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो और आप कम भी ले सकते हो या आपने जितना एक्सपेक्टेशन किया उस हिसाब से आपको मिल भी सकता है. दैट इज कॉल्ड रिस्क. Now move toward the definition, authentic definition of the risk. What is risk? In finance, risk refers to the degree of uncertainty and or potential financial loss inherent in an investment decision. कोई भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, फाइनेंस की केस में कहा जाता है कि रिस्क एक तरह की एक लेवल की डिग्री, मतलब एक लेवल की अनसर्टेनिटी है. यानी अगर आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका लो प्रोपोर्शन रिस्क होगा. आपने मीडियम टर्म जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो मीडियम टर्म आपके पास अनसर्टेनिटी होगी. और अगर आपने स्टार्ट ही ह्यूज इंडस्ट्री या ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूज प्रोजेक्ट से किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी वहाँ पर भी हाई होगी.
तो जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी अनसर्टेनिटी भी जो है वो आपके साथ अटैच्ड होती है किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर को, एक प्रोजेक्ट ओनर को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा है, कहीं अपना प्रोजेक्ट ऑपरेट करना चाह रहा है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क अटैच होगा और उसकी डिग्री जो होगी वो इन्वेस्टमेंट पे बेस होगी। जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से आपकी डिग्री ऑफ रिस्क भी होगा। In general, as investment risks rise, investors seek higher return to compensate themselves for taking such risk. जनरली आप ये कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एक तरह का रिस्क, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो रिस्क उस वक्त हाई होगा जब आप एक्सपेक्टेशन करोगे कि आपका रिटर्न हाई हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप छोटे पैमाने पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या छोटा प्रोजेक्ट है आपका, तो उसमें रिस्क का प्रोपोर्शन भी लो होगा और रिटर्न यानी प्रॉफिट का प्रोपोर्शन भी आपका क्या होगा, लो होगा। मीडियम टाइप आप अगर जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें मीडियम जो है टर्म आपका रिस्क भी होगा और मीडियम टर्म आपका रिटर्न भी होगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यू हैव टू फेस हायर रिस्क एंड देन यू विल सी हायर रिटर्न। तो ये याद रखिएगा कि रिस्क और रिटर्न का हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा है, रिस्क और रिटर्न का हमने पॉजिटिव एसोसिएशन कहा है। रिटर्न को हम यील्ड भी कहते हैं। तो कहीं आप अगर फाइनेंस में या आप प्रोजेक्ट में यील्ड का वर्ड पढ़ेंगे, YIELD, तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द रिटर्न्स। तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपके डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो है वो अपना कंक्लूजन दिया है कि हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क एंड लोअर विल बी द रिटर्न। और हायर रिस्क कब होगा, व्हेन यू डू or when you invest more, then you will face more risk, and once you face more risk, it means you are getting more return. ठीक है, तो ये एक आपके पास रिस्क की जो है वो डेफिनेशन आती है कि हर पर्सन जो है वो रिस्क टेकर होता है, और अगर कोई रिस्क अवर्टर होता है तो उसका मोटिव जो है वो हायर रिटर्न नहीं होता है, यानी हायर प्रॉफिट नहीं होता। अगर कोई रिस्क अवॉइड करना चाह रहा है तो वो हायर रिटर्न की तरफ मूव नहीं करेगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल इन दैट पर्टिकुलर केस कि अगर एक पर्सन है जो हायर रिस्क रिटर्न चाहता है, ठीक है, यानी वो रिस्क भी हाई ले सकता है और वो रिस्क हाई इसलिए ले रहा है ताकि उसको हायर रिटर्न मिले। इन दैट पर्टिकुलर केस उसके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर तो वो रिस्क लवर है और वो रिस्क लव के साथ साथ वो रिटर्न हाई गेन करता है, तो वो लेट सपोज वो इन्वेस्टमेंट करेगा स्टॉक मार्केट्स में। स्टॉक मार्केट्स में उसको जो है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि उसको हायर प्रॉफिट मिलता है उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, या उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको उसमें लॉस हो जाए, या ये भी हो सकता है कि उसको एक्सपेक्टेशन उसने जितनी की है उस हिसाब से मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या है, उसने हायर रिस्क लिया तो मे बी ही विल गेट द हायर रिटर्न। लेकिन अगर आप एक बॉन्ड यानी एक सर्टिफिकेट बॉन्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर द प्राइस बॉन्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्टिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसमें उन्होंने आपको एक कहा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा भाई मुझे जो है वो ना 20 चाहिए ना मुझे 9 चाहिए, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, तो मैं डेफिनेटली जो है वो अपनी बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्टमेंट करके जो हमारे पास एक कलेक्टिवली एक अमाउंट आ रही है 10% रिटर्न की, मैं वही अचीव करूँगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं शेयर्स मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ और हायर रिटर्न लेके जाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे हायर रिटर्न मिले, मुझे हायर लॉस भी हो सकता है। तो जो रिस्क लवर होंगे वो स्टॉक मार्केट्स की तरफ मूव करेंगे और जो रिस्क अवर्टर होंगे वो बॉन्ड्स मार्केट की तरफ मूव करेंगे। खैर बॉन्ड्स मार्केट के अंदर भी अनसर्टेनिटीज और रिस्क प्रिवेल होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन और मतलब इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस पे। तो हम उस पर इतना डीपली नहीं जा रहे, हम जस्ट एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर इन दोनों पर्टिकुलर केसेस की बात करें तो लोग ज़्यादातर जो है जो रिस्क लवर होंगे वो स्टॉक मार्केट्स की तरफ मूव करेंगे। Then every saving and investment product has different risk and return. हर सेविंग और हर इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट की आपकी डिफरेंट रिस्क और रिटर्न होते हैं। अब लेट सपोज यू आर अ सेवर, अगर आप सेवर हैं, आपने अपनी सेविंग की, तो यू कैन इजीली डू लैंडिंग, आप लैंडिंग करोगे। ठीक है, तो उस केस में जो है वो आपके लिए रिस्क क्या होगा कि आपने लेट सपोज सेविंग अकाउंट अपना ओपन किया हुआ और सेविंग अकाउंट में उन्होंने कहा है कि हम आपको लेट सपोज 5% इंटरेस्ट रेट ईयरली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है, आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और आप 5% ईयरली बेस पर लेने लगे। लेकिन
आपको ये पता है कि 5% आपको रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन क्या वो रिटर्न आज के इन्फ्लेशन यानी आज की महंगाई के बराबर है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आपको रिटर्न उतना ही मिल रहा है, ठीक है? तो अब आप जो भी चीज़ खरीदने जाओगे वो आपको उससे ज़्यादा महंगी मिलेगी, तो आपका वो रिटर्न कोई फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है? या ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन लो हो जाए और आपका जो रिटर्न है वो आपका कांस्टेंट है, वो आपको मिलता रहे, तो आपकी सेविंग्स में मज़ीद इज़ाफ़ा भी हो सकता है ना? तो हमने कहा कि सेवर जो है उसके लिए बेनिफिशियल क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो उसका रिटर्न भी हाई होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो उसका रिटर्न भी लो होगा, ठीक है? तो हमने कहा सेवर का रिटर्न से पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी इंटरेस्ट रेट का रिटर्न से क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वंस ही गेट हायर इंटरेस्ट रेट इट मीन्स ही विल गेट हायर रिटर्न। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं और वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो ही हैज़ टू सॉ वन थिंग, उसने एक चीज़ देखनी है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट का क्या चल रहा है, बिकॉज इन्वेस्टर इज अ बोरोअर, ठीक है? वो मार्केट से, वो बैंक से, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका जो मतलब रिलेशनशिप होगा इंटरेस्ट रेट से, वो ये होगा कि जितना कम उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उतनी कम उसकी कॉस्ट आएगी और उतना उसका प्रॉफिट यानी रिटर्न ज़्यादा होगा। तो इन्वेस्टर के केस में हम ये कह सकते हैं कि जितना कम रिस्क, जितना कम इंटरेस्ट उतना कम उसकी कॉस्ट और उतना हायर रिटर्न। इट मीन्स देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न इन द केस ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है? तो याद रखें डिफरेंट रिस्क और रिटर्न भी इसी पे बेस कर रहे हैं कि अगर सेवर के लिए क्या है, इंटरेस्ट रेट और रिटर्न का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, जितना हाई इंटरेस्ट रेट होगा उतना हाई रिटर्न होगा, और इन्वेस्टर के केस में जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और रिटर्न का, कि जितना हाई इंटरेस्ट रेट होगा उतना कम उसका रिटर्न होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज हिज और हर कॉस्ट। Now let's talk about the types of risk. आपके पास different types of risk होते हैं। एक होता है आपके पास systematic risk and the another one is unsystematic risk. Systematic risk वो risk होता है जो uncontrollable होता है organization के लिए, ठीक है? Macro in nature, macro in nature होता है आपके पास, यानी uncontrollable in nature। मतलब अगर गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्सेस जो है वो इंक्रीज कर दिए, तो ये बिजनेस अपने ऊपर ही झेलेगा, वो ये नहीं करेगा कि उसने अपना बिजनेस जो है उसको मतलब लाइक अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बिजनेस को जो है वो डाउनफॉल करने की कोशिश करे तो उसका टैक्सेस कम हो जाएगा, या अगर वो अपने बिजनेस को एनहेंस करने की कोशिश करे तो उसका रिस्क कम हो जाएगा, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। टैक्सेस का आना उसके कंट्रोल में नहीं है, या मार्केट में इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएट हो जाना। जैसे एक इन्वेस्टर है, अगर एक प्रोजेक्ट वो बनाना चाह रहा है और उसने बोरिंग की हुई है इंटरेस्ट रेट की बैंक से, और बैंक ने कहा है कि जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होगा वो आप पे चार्ज होगा, तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो उसने जो बिजनेस या प्रोजेक्ट ओनर है उसने हाई इंटरेस्ट रेट ही पेमेंट करनी, तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो ये नहीं कर सकता कि वो बैंक से जाके बात करे और उनसे कहे कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो आप लो करें, मेरी कॉस्ट हाई होगी। नो, इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ओनर। तो हम ये कह रहे हैं कि वो रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने हाथ में नहीं होते वो रिस्क कहलाते हैं आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क। दे हैव टू बेयर इट, दे हैव टू फेस इट, ठीक है? तो वो रिस्क जो इनके हाथ में नहीं होते, बट सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो कंट्रोल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी अगर लेबर्स की अपनी वेजेस की हाई हाई की बात कर रहे हैं कि उन्हें अपने वेजेस जो है वो हाई करने हैं, तो उस केस में जो है वो कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना ले, या वो अपने वो जो लेबर्स होंगे उनको जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो चीज़ें बताएं कि हम जो है वो आगे जाके अगर हमारी फर्म को प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो आई विल गिव यू बोनस और इन टर्म ऑफ कमीशन और वी कैन से एनीथिंग, ठीक है? तो वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, वो अपनी जो लेबर्स हैं उनको कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने कैपिटल को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने एंटरप्रेन्योर को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी बिजनेस के अंदर के इंटरनल के मामला को वो देख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्क आपके पास जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क, और जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है तो वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क।
ये माइक्रो इन नेचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर के मामलात है, ये सिर्फ बिजनेस का अपना मामला, अपने मामलात हैं जो रिस्क अटैच्ड है, ठीक है, और वो बिजनेस उसको ओवरकम इजीली कर सकती है। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो मैक्रो इन नेचर है, यानी वो बिजनेस से बाहर के मामलात हैं और वो डिफरेंट मामलात हैं जो कि पूरी सिर्फ वो बिजनेस बेयर अप नहीं करेगा, बल्कि तमाम बिजनेस उस चीज को, उस रिस्क को बेयर अप कर रहे होंगे। तो हमने कहा कि ये जो रिस्क होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। 10. Systematic risk, uncontrolled by an organization, macro in nature। क्या होता है आपके पास? इंटरेस्ट रेट रिस्क। सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमने कहा जो प्रोजेक्ट ओनर है वो एक, लेट सपोज एक इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर हमेशा बोरोइंग करता है। लेट सपोज उसने बैंक से बोरोइंग की है, और बैंक ने उससे कहा है कि मार्केट रेट पर हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट से मुराद ये कि अगर गवर्नमेंट ने 5% अभी आज रखा हुआ इंटरेस्ट रेट, और वेरी नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ने 6% रख दिया, या नेक्स्ट मंथ जो है वो गवर्नमेंट ने 7% रख दिया इंटरेस्ट रेट, तो आपने एज अ प्रोजेक्ट ओनर, एज अ बोरोअर, आपने पे ऑफ करना है। तो इट विल इंक्रीज द रिस्क एज वेल एज द कॉस्ट। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर जो है या नेक्स्ट मंथ जो है वो 5% से गिराकर 3% और 4% पे ले आए, तो इट विल बी द प्रॉफिट। तो आपने रिस्क लिया, आपने कहा ठीक है जो मार्केट रेट होगा मैं उसी बेस पर जो है वो आपसे लोन लूंगी या लूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इज द बिगेस्ट रिस्क विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्रोजेक्ट ओनर और इन्वेस्टर। Market risk is also very important part playing in the economy, because आपका कॉम्पिटिटर भी अवेलेबल है, यू नो कि आपका कॉम्पिटिटर भी मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, और वो सारी सराउंडिंग्स में चीज़ों को देखना होता है। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है, मार्केट रिस्क होता है, मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। लेट सपोज आपके कॉम्पिटिटर ने आपकी जैसी बिल्कुल प्रोडक्ट, आपकी जैसी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है मार्केट में इशू कर दी, और उसकी प्राइस जो है वो आपसे लो रखी, या प्राइस वही रखी, उसके साथ कोई भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोई भी प्रोडक्ट अटैच कर दी, या कोई भी उसने जो है वो लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रख दी है, तो दैट विल बी क्रिएटिंग अ मार्केट रिस्क। आपके लिए रिस्क बढ़ गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपने कस्टमर को कैप्चर करने के लिए या तो प्राइस को लो करना पड़ेगा, या उनको जो है वो कोई गिफ्ट वगैरह की सूरत में चीज़ों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मार्केट रिस्क भी आपके पास अटैच होते हैं, जो आपके इंटरनल मामलात नहीं होते बल्कि आपके एक्सटर्नल मामलात होते हैं, कि आपने किस तरह से प्राइसेस को इम्पोज करना है और किस तरह से अपने कस्टमर्स को अपने तक ही रखना है, अपने कस्टमर्स को डाइवर्ट होने नहीं देना। एंड परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क। आपके पास जो भी बिजनेस है, जो भी प्रोजेक्ट्स आप करने चाह रहे हो, उसकी परचेजिंग पावर ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी रिस्क, आपको पता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो आपके पास उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों ने इन्फ्लेशन यानी प्राइस बढ़ने की वजह से जो है वो अपना कंजम्पशन पैटर्न जो है वो रिड्यूस कर दिया, या उनको लगा कि नहीं आपकी प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है और दूसरे की प्रोडक्ट बहुत चीप है, चाहे उसकी क्वालिटी बेटर ना हो बट वो चीप है इस प्रोडक्ट से, तो उसने वक्ती तौर पर उस प्रोडक्ट को अचीव कर लिया। तो इन्फ्लेशनरी रिस्क की वजह से भी आपके प्रोडक्ट में इम्पैक्ट आ सकता है, आपके प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमने कहा ये वो सिस्टमेटिक रिस्क है जो मार्केट के अपने हाथ में नहीं होते, और वो इनके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको कंट्रोल करना, उनका रिस्क लेना इधर वो बिजनेसमैन कर सकता है जो कि रिस्क लवर, नॉट रिस्क अवर्टर। Now move toward the unsystematic risk. It is controlled by an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में ये रिस्क होता है, वो कंट्रोल कर सकते हैं इस रिस्क को अगर वो चाहें। नंबर वन इज बिजनेस रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। आपके पास तो कोई भी बिजनेस रिस्क हो सकता है, या लिक्विडिटी यानी कैश रिस्क हो सकता है आपके पास कैश जो है वो खत्म हो रहा है आपकी फाइनेंसिंग के लिए, या लेट सपोज आपके पास बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोजेक्ट की जो है वो ऑर्डर्स आ गए हैं और आपके पास लिक्विडिटी रिस्क है, तो आप जो है वो अपना अपना गोल्स, अपनी चीज़ों को दिखाकर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर और उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। या वक्ती तौर पर अगर आपके पास लिक्विडिटी रिस्क है यानी कैश रिस्क है, तो आप उसको भी इजीली फुलफिल कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट रिस्क। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो या आपने क्रेडिट लेना है, उधार लेना है किसी से, इस चीज़ का रिस्क जो है वो भी आपके कंट्रोल में है। आप किसी भी सूरत में जो है इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है
कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है और आप गवर्नमेंट से पहले परमिशन लोगे और गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को ऑथेंटिक लीगलाइज कर देगी तो फिर यहाँ आप जो है वो प्रोडक्शन या लोन्स ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके कंट्रोल में होता है कि आप किसी भी सूरत में जो है वो लोन्स अपने पास ले सकते हो। ऑपरेशनल रिस्क, जो भी आप फर्म या जो भी आप इन्वेस्टमेंट या जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आने वाले कुछ रिस्क आपके पास अपेयर हो सकते हैं। लाइक आपके पास जो लेबर है, आपने एक्सपेक्ट किया था मेरा लेबर बहुत एफिशिएंटली विद इन 2 डेज में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देगा, लेकिन वो जो लेबर है उसने बहुत इनएफिशिएंसी से काम किया, वो 2 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, 3 डेज और 4 डेज और 5 डेज लग गए आपके पास। ये चीज़ें भी आपने एज अ रिस्क रखनी होती हैं। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि मेरे पास जो है वो लेट सपोज ये प्रोजेक्ट 20,000 का और इसमें जो है 15,000 रुपीज़ तो समझ लें कि आपके पास जो है वो लेबर्स वगैरह को दिए जाएंगे, कैपिटल मशीनरी में लगेगा और 5,000 रॉ मटेरियल्स के। लेकिन हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल्स डैमेज आ जाए, कोई मसला हो जाए जिसकी वजह से आपको जो है वो रॉ मटेरियल्स दूसरे भी मंगवाने पड़े और मजीद मंगवाने पड़े, जिससे आपका जो एस्टिमेशन है ऑपरेशन का वो आपका एक्सीड कर जाए। तो ये रिस्क भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये कंट्रोल में होते हैं। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो आप एडिशनली भी चीज़ों को अपने साइड बाय साइड रख रहे होते हो ताकि इन फ्यूचर अगर कोई मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। तो हमने कहा ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं, ये तमाम रिस्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के हैंड ओवर होते हैं, उनके हाथ में होते हैं। वो इन रिस्क को बेयर अप भी कर सकते हैं, वो इन रिस्क से निकल भी सकते हैं खुद, कोई भी पॉलिसीज़ कोई भी इनिशिएट लेकर। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं वो गवर्नमेंट के या मार्केट के हैंड ओवर होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को वो उस प्रोजेक्ट के लिए देखना होता है कि किस वे में चीज़ें जा रही हैं और क्या मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देन आई विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड दैट प्रोजेक्ट, अदरवाइज आई हैव टू फॉरगो दिस प्रोजेक्ट। देन टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस। टेक्निक आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपने प्रोजेक्ट के रिस्क को एनालिसिस कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास एनालिसिस ऑफ स्टैंड अलोन है, जिसमें आपके पास आ जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस यानी वो एनालिसिस जो आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है ना, कि मतलब आपने जो आउटपुट सपोज वॉल्यूम आपने सोचा हुआ था या आउटपुट आपने सोचा हुआ था प्रोडक्शन के लिए, आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपने उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, या कोई भी फ्लक्चुएशंस आ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया या आपके इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई मसला आ गया जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी पॉसिबल नहीं हो पाई, तो हमने कहा कि ये आपके पास सेंसिटिविटी एनालिसिस है। यानी हर बिजनेस में हर प्रोजेक्ट के अंदर यू हैव टू फेस अ सेंसिटिविटी। देन उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम ये कहेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो उस पर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आप ज़रूर करते हो। तो ब्रेक इवन एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसमें आपके पास बेनिफिट और कॉस्ट दोनों बराबर हों, तो देन वी विल से दैट वी आर डूइंग ब्रेक इवन एनालिसिस, जहाँ पर आपकी ना बेनिफिट एक्सीड कर जाए कॉस्ट है, ना बेनिफिट लेसर देन कॉस्ट हो। यहाँ पर आपका बेनिफिट यानी आपका रिटर्न जो है वो इक्वलेंट टू वो आपकी कॉस्ट से, यानी आपके जो भी आप कॉस्ट बियर अप कर रहे हो तो वो आपके पास ब्रेक इवन एनालिसिस होते हैं। इन तमाम एनालिसिस को, इन तमाम मॉडल्स को हम अभी डीपली इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। उसके बाद सिमुलेशन एनालिसिस आता है, हाइलर मॉडल्स आता है, डिसीजन ट्री एनालिसिस आता है। तमाम एनालिसिस जो है वो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है एनालिसिस ऑफ कॉन्टेक्चुअल रिस्क। आपके पास आ जाता है कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके पास जो जो रिस्क होते हैं उनके एनालिसिस करना, और मार्केट रिस्क एनालिसिस यानी सिस्टमैटिक रिस्क एनालिसिस। तो एक वो एनालिसिस आपने करना है जो कि आपके पास अनसिस्टमैटिक हो यानी कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस, और एक मार्केट रिस्क एनालिसिस होता है जो कि आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क एनालिसिस होता है, जिस जो आपके अंडर नहीं होता, लेकिन आप उसको हर तरीके से कोशिश करते हो कि आप उस रिस्क से निकल कर आप प्रॉफिट की टर्म में आ जाओ। तो जो ऐसा कर पाते हैं दे आर अचीवर, और जो लूज कर जाते हैं दे हैव टू शट डाउन देयर प्रोजेक्ट और बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट। Now, first of all, we will start standalone risk analysis, analyzing the risk of a project when it is viewed in isolation. Standalone risk analysis क्या होता है? एक ऐसा एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट का जब आपको ये लग रहा हो कि ये जो हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो प्रोजेक्ट है ये आइसोलेशन की तरफ मूव कर रहा है। So we have to take the analysis of such type of risk when you are thinking about it. Your business is going to be isolation. Sensitivity analysis, और जिसको हम
जो है वो व्हाट इफ एनालिसिस भी कहते हैं. इट मीन्स डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इफ सम वेरिएबल्स डेविएट फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू सच एज इन्वेस्टमेंट और सेल. सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है आपका? बेसिकली ये बताता है, आपको डिटरमाइन करता है आपके प्रोजेक्ट के हवाले से कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो जो आपने एक्सपेक्ट किया है एक्चुअल, ये जो आपके एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन करते हो ना, तो अगर आपका जो है वो आपके प्रोडक्ट जो है या वैल्यू जो है या वर्थ जो है या आपका रिटर्न जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा या कम आ जाए यानी डेविएट हो जाए, तो दैट इज इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू डू सेंसिटिविटी एनालिसिस कि मैंने जो एक्सपेक्टेशन की थी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए की हो या मैंने सेल्स पर्पज़ के लिए की हो, अगर मेरे उस दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल डेविएट कर जाता है मेरी एक्सपेक्टेशन से, तो आई हैव टू टेक द सेंसिटिव एनालिसिस कि मुझे ये चेक करना होगा कि इन फ्यूचर जो है वो मुझे आगे जाके प्रॉफिट होना भी है या मेरा बिजनेस जो है वो जस्ट इन लॉस में ही लाई करेगा. इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैव टू टेक द सेंसिटिविटी एनालिसिस. Then come to the scenario analysis. Scenario analysis is a method applied to determine the feasibility of the project in terms of the change in the underlying variables simultaneously. सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली आपका बेस करता है कि जो सिनेरियो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल बनाया था, अगर आप अब उसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो या अपना पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको किसी और प्रोजेक्ट में आप चेंज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको फिर अगेन जो है अपनी फिजिबिलिटी, अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि जो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी अपनी रखी थी और अब मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ दूसरे प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट को, तो क्या मेरी ये फिजिबिलिटी में है या मुझे और रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो हमने कहा सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली ये होता है कि आप अपने जो प्रोजेक्ट का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दें, देन यू हैव टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट कि क्या प्रोजेक्ट मेरा इन फ्यूचर जो है वो बन सकेगा इन्हीं अमाउंट में, इन्हीं फिजिबिलिटी में, क्या प्रोजेक्ट पॉसिबल है. Simply analyzing the change in multiple variable at a time and assessing their impact on the viability of the project as a whole. अगर मुझे ये लगता है, लेट्स सपोज मैं एक ब्रिज बनाने जा रही हूँ और मुझे ये लगता था कि नहीं 10 लेबर मुझे रिक्वायर्ड है और एक मशीनरी रिक्वायर्ड है और मेरा ब्रिज जो है वो 10 डेज में तैयार हो जाएगा. वेरी फर्स्ट डे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरे जो वर्कर्स हैं वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, मुझे मशीनरी लेकर आनी होगी और मुझे अपने वर्कर्स को रिड्यूस करते हुए मशीनरी को इनकॉर्पोरेट करना होगा और उसके थ्रू जो है मुझे काम करना होगा. तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो प्रोडक्शन पैटर्न था वो चेंज कर दिया. मैंने अपने वर्कर्स को रिमूव किया और एक मशीनरी लिया. तो मुझे अब फिजिबिलिटी चेक करनी है कि जो मैं 10 लोगों को वर्कर्स को अमाउंट दे रही थी और एक मशीनरी पे काम कर रही थी, वो मेरे लिए ज़्यादा फीजिबल है या मैंने क्या किया, मैंने 4 वर्कर्स को ही रखा और 2 जो है वो मशीनरी ले आई हूँ. 6 वर्कर्स की जगह मैं एक और मशीनरी ले आई हूँ. तो क्या ये मेरे लिए फीजिबल आज भी है या मुझे उसी पहले वाली फिजिबिलिटी पे रहना चाहिए. तो मैं सिनेरियो देख रही हूँ, उसकी एनालिसिस कर रही हूँ थ्रू फिजिबिलिटी. दैट इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस. Now, break-even analysis. Break-even analysis is a method adopted by the firm to determine that how much should be produced or sold at a minimum to ensure that the project does not lose money. ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसमें आप ये देख रहे होते हो कि बेसिकली आप इतनी मिनिमम कॉस्ट हो आपके पास और इतनी मैक्सिमम सेल हो या कम से कम इतना तो हो आपकी सेलिंग कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो लूज ना कर रहा हो, यानी ये ना हो रहा हो कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो और आपका रिटर्न कम हो. कम से कम इतना हो कि आप अपनी कॉस्ट को कवर करते हैं, आप अपनी मनी को लूज ना करें, यानी इतना जो रेवेन्यू जनरेट कर लें आप कि आप कॉस्ट कवर होते हैं. ठीक है, यानी अगर आप की कॉस्ट 10,000 आ रही है तो आपका रेवेन्यू भी कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस. और अगर ऐसा नहीं होता, डेविएट कर जाता है, यानी अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो इट मीन्स यू हैव टू फॉरगोन दिस बिजनेस. Simply the minimum quantity at which the loss can be avoided is called as a break-even point. हम सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं कि हम इतनी लिमिटेड क्वांटिटीज यानी इतनी मिनिमल क्वांटिटी प्रोड्यूस करें कि हम अपना लॉस अवॉइड कर सकें, हमें आगे जाके जो है वो लॉस ना क्रिएट हो सके. दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस. Taylor model. The risk associated with the project can be assessed through the standard deviation of the expected cash flows. आपको पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है या फिर आप एक लिमिट पढ़ा होगा, ये तमाम की तमाम जो आपके पास लाइक
कैलकुलेशन बेस्ड जो चीज़ें होती हैं ये आपकी बेसिकली एरर मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेसिकली एरर मेजरमेंट्स होता है। तो रिस्क जो होता है वो आपका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या रिग्रेशन इक्वेशन जो भी आपकी होती है, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, उसमें आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग एरर। और हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट ज़्यादा कंसिस्टेंट आपके लिए नहीं है, वो ज़्यादा अर्से तक नहीं चल सकता। ठीक है, तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन या जितना कम स्टैंडर्ड एरर होगा, इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट उतना कंसिस्टेंट होगा और उतना लॉन्ग टर्म चलेगा। तो हमने ये कहा कि हाइलर मॉडल ने स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के थ्रू हमें ये बात समझाई कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर होता है और एरर एक रिस्क है और उसकी मेजरमेंट आप करते हो थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन। ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज भी गिवन होगी, डिफरेंट रिटर्न्स भी गिवन होंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर अप करेंगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है इन अदर वर्ड्स डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू कैलकुलेटिंग द डेविएशन इन द कैश फ्लोज फ्रॉम द मीन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। आपको ये इससे पता चलता है कि बेसिकली आपका जो एक्चुअल यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसका आपके एक्चुअल कैश फ्लो से क्या लिंक है। यानी आपने एक्सपेक्टेड किया था कैश फ्लो मुझे 2 लाख मिलेगा, लेकिन एक्चुअली आपको कितना मिला 1,80,000। तो जो 20,000 है, जो वेरिएशन आ रही है, वो आप चेक करोगे कि जो 20,000 जो आपके रिस्क की नज़र हो गया, आपके एरर्स की नज़र हो गया, आप कैलकुलेट करते हो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन। Then simulation analysis, wherein the infinite calculations are made to obtain the possible outcome and probabilities for any choice of action. ये जो है ये आप इन टर्म ऑफ कैलकुलेशन बेस करेंगे। हाइलर मॉडल की ये एक डेवलपमेंट है, ये इनफाइनाइट कैलकुलेशन पे बेस कर रही है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में इसी कैलकुलेशन की करेंगे। डिसीजन ट्री एनालिसिस is a schematic representation of several decisions followed by different chances of occurrence. Simply a tree-shaped graphical representation of decision related to the investment and chances point that have to investigate the possible outcome. It's called as a decision tree analysis. डिसीजन ट्री एनालिसिस जो होता है वो आपका बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे आपकी जो है वो लाइक आपने उसमें क्या होगा ना, हेड टेल आप कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, या आप हेड टेल लाइक ट्री टाइप डायग्राम्स होती हैं आपके पास। ठीक है, तो हमने पहले बताया हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर हमने बताया इन्वेस्टमेंट हमने किन किन चीज़ों की करनी है, हमने उस ट्री के उसके ट्री के डिफरेंट रूट्स बना दिए। पहले हमने रॉ मटेरियल लैंड लेना है, फिर हमने लेबर लेना है, फिर हमने जो है थर्ड रूट बनाया कैपिटल के लिए, फिर फोर्थ रूट बनाया एंटरप्रेन्योर के लिए, फिफ्थ रूट बनाया टेक्नोलॉजी के लिए, सिक्स रूट बनाया रॉ मटेरियल्स के लिए। फिर रॉ मटेरियल्स में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमने उसके डिफरेंट रूट्स निकाले कि हमें रॉ मटेरियल्स में जो है वो आपके पास स्क्रू होना चाहिए और आपके पास नट्स होने चाहिए और आपके पास डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। लेबर के लिए वर्कर्स कौन कौन से होने चाहिए आपके पास, आपने उसके भी रूट बनाए। स्किल्ड होना चाहिए, वो जो एजुकेटेड हो, जिनको पता हो कि हाउ टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर मशीन, और एक वो जो अनस्किल्ड होंगे, जो स्वीपर होंगे। ठीक है, कैपिटल की भी हमने जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज बना दी है। एक कैपिटल होगा आपके पास कंप्यूटर, जिसमें आप अकाउंट्स वगैरह की चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे, कि जिसमें आप पूरे जो बिजनेस है उसमें वर्कर्स को कितनी वेजेस देनी, उसका एनालिसिस करना, कितनी आपका प्रॉफिट हो, उन तमाम चीज़ों के लिए आपको कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कुछ मशीनरी जिसको ऑपरेट हो रही है, जो आपके क्लॉथ बना रही हैं, वो मशीनरीज रिक्वायर्ड होंगी। तो कैपिटल की डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी की डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी, एंटरप्रेन्योर की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। हमने के डिफरेंट सबके रूट्स आ जाएंगे और फिर वो आपके पास एक फाइनल शक्ल देगा कि इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए इन द एंड यू हैव अचीव व्हाट यू हैव अचीव like what you have achieved outcome, possible outcome in this particular case. तो बेसिकली डिसीजन ट्री जो होता है वो आपका एक तरह का वो एनालिसिस होता है जो आपको इन फ्यूचर बेटर रिटर्न करके देता है। नेक्स्ट में आपके पास आ जाते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। इंशाल्लाह ताला ये हम करते हैं अभी। सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पहली जो फर्स्ट ईयर होता है, जिसको हम इनिशियल ईयर कहते हैं, जीरो ईयर कहते हैं, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की 20,000। ये नेगेटिव में क्यों है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास से कैश आउटफ्लो हो रहा होता है, आपके पास से जा रहा होता है। डेट्स वाई जो है आपका जो है वो जीरो ईयर कंसिडर किया जाता है नेगेटिव में। देन उसके बाद आपके पास फर्स्ट टू 10 ईयर्स तक मैंने डाटा लिया है,
इसमें मैंने ये कहा कि आपकी जब सेल हुई है तो आपको 18,000 मिले हैं। अच्छा, ये जो आपको अमाउंट दी है ये रुपीज इन थाउजेंड में, यानी ये 20,000 मतलब ये यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़। 2 करोड़ में जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट हुई है और 1 करोड़ 80 लाख जो है वो आपकी सेल हुई है, इस तरह से। ठीक है, 3 जो है वो आपने जीरो जो है वो और ऐड कर देने हैं यहाँ पर। लेकिन लेट्स हमने इस चीज़ को इजीएस्ट वे में किया तो मैं अभी यहाँ पर 18,000 और 12,000 करूँगी। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 12,000 है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली आपकी वो कॉस्ट होती है जो आपके पास चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। लाइक अगर आपको एक लेबर समझ नहीं आ रहा तो आपने उनको चेंज करके दूसरा लेबर लेकर आ गए आप। ठीक है, या आपको लग रहा है कि मुझे अपनी पूरी लेबर फोर्स को ही चेंज करना पड़ेगा, मुझे अगर मेरे पास अनस्किल्ड लेबर है और मेरे पास न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो आई हैव टू चेंज माई लेबर्स, मुझे उसको स्किल लेकर आना होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो आपकी चेंजेस होती रहती है, या रॉ मटेरियल से कभी ज़्यादा कभी कम आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है? 1,000 है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो आपके लिए फिक्स्ड हो। लाइक अगर आपने लैंड लिया है रेंट पर तो आप उसकी रेंट पेमेंट कर रहे हो तो वो आपकी फिक्स्ड है, या आपने कैपिटल लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो 1,000 इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट 2,000, यानी आपको पता है कि हर साल जो है वो आपकी जो है वो वैल्यू किसी भी कैपिटल की जो है वो रिड्यूस होती जाती है। तो हमने कहा कि हम जो है वो एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपने पास उसको बचा के रखते हैं, अपने प्रॉफिट से, अपनी रेवेन्यू से, अपनी सेल्स से जो है उस अमाउंट को भी रखते हैं साइड बाय साइड, कि जब 10 साल बाद वो चीज़, वो मशीनरी गार्बेज हो जाएगी तो हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव होगी और हम अगेन उस मशीनरी को परचेज कर सकेंगे। तो बेसिकली आपका सेल जो हुआ था वो 18,000 की हुई थी, लेकिन आपने वेरिएबल कॉस्ट कितनी बेयर की? 12,000। आपने फिक्स कॉस्ट कितनी बेयर की? 1,000। डेप्रिसिएशन कितना बेयर किया? 2,000। और उसके बाद आपने ये देखा प्री टैक्स प्रॉफिट, आपके पास प्री टैक्स प्रॉफिट यानी टैक्स से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3,000। आप लेस करके देख लीजिएगा, 18,000 में से 12,000 लेस करेंगे तो 6,000, 6,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,000, और फिर 2,000 लेस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3,000। एंड हमने इसमें से टैक्स भी डिडक्ट कर दिया। ऑब्वियसली सी बात है, गवर्नमेंट को हमें पे ऑफ भी करना है, तो टैक्सेस आपके पास 1,000 निकल गए हैं, डिडक्ट हो गए, तो हमारे पास कितना रिमेनिंग है? 2,000 रुपीज़ यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास गिवन है, यानी कैश फ्लो जो भी आपके पास ऑपरेशन के दौरान गिवन है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6,000। ठीक है, तो वो भी आपके पास आउटफ्लो जो हो रहा है 6,000, वो 2,000 में 6,000 चल जाएंगे। योर नेट कैश फ्लो इज 4,000। आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच रही है वो कितनी है? 4,000 रुपीज़। नाउ डू द कैलकुलेशन। आपने इन्वेस्टमेंट रखी 20,000 जो भी थी, और उसमें 3,000 आप यानी 30 आपने और लगा दिए। 4,000 आपके पास जो रिमेनिंग नेट कैश फ्लो था वो था, उसमें 30 और लगा दी, बिकॉज हमने बताया था कि आपके पास ये रुपीज़ इन टर्म ऑफ थाउजेंड्स है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 12% और नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास गिवन है 10। तो आपने वही करना है, इन्वेस्टमेंट लेना है प्लस कैश फ्लोज, यानी आपके पास इनफ्लो जो बच रहा है वो आपके पास बच रहा है 4 समथिंग बच रहा है, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 40 लाख आपके पास ये है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है? 1+r यानी 0.12, यानी ये हो जाएगा 1.12 आपके पास हो जाएगा, और रेस टू द पावर 10 ईयर्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की तरह निकलेगा। एंड देन उसके बाद अपने इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देना है, तो यू विल अचीव व्हाट? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 26 लाख रुपीज़ जो है वो आपके पास रिमेनिंग बच रहे हैं इन टर्म ऑफ पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आपकी हर सेंसिटिविटी को चेक करते हुए बता रहा है कि आपके पास जो है वो 26 लाख रुपीज़ बचेंगे और वो पॉजिटिव में वे में होंगे। इसका मतलब है यू हैव टू अवेल दिस प्रोजेक्ट। तो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो बहुत इजीली वे में कैलकुलेट करना है। आपको इस तरह से वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी, आपको जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो बहुत आगे पीछे करके गिवन होंगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हाउ टू हैंडल दिस डाटा, और फिर उस हिसाब से जो है वो आपने चीज़ों को कवर अप करना है, यानी उनको इसी तरह इसी वे में इसी डाटा के थ्रू जो है वो आपने स्ट्रेट अवे लेकर आना है। I think that's all for today, and inshallah ta'ala we will continue this topic in the next class. Thanks for listening me. Take care. Allah Hafiz.